हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करें अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट तो बना दिया था, सेकंड पार्ट है हमारी वीडियो का जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमारी वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर कर सको उतना ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। तो भी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, इट रेफर्स टू दैट फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म्ड। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें वो सभी काम किए जाते हैं, मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल। ठीक है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। आपको देखो, अगर थोड़ा सा यहाँ दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर भी, तो ये क्या है, एक ये पूरा फ्रेमवर्क है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, सुपीरियर होते हैं, जो इतनी भी चीज़ें है ना। तो ये सब क्या है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो अब जरा इसके बारे में हम देखें कि हमारा जो स्ट्रक्चर है कोई एक तो तरीके का होता नहीं है ना, दो तरीके का होता है। वो कौन कौन से, अब उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो भाई लो, आपके सामने है ये हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो भाई पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या और डिविजनल स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया इसे दो तरह के हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक फंक्शनल जिसमें काम को फंक्शनल तरीके से किया जाता है, और डिविजनल जिसमें काम डिविजनल तरीके से होता है। अब बताता हूँ इनका पूरा फर्क। ठीक है, अच्छे से इनको डिटेल्स में अब हम पढ़ते हैं। तो ये लो, ये रहा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड। मतलब क्या है भाई, जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, सभी एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, है ना। और जो उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। आपको मैंने जैसा कि स्ट्रक्चर बताया, इसमें भी देखो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाए जाते हैं और लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है इनमें काम का। ठीक है, ये नहीं है हर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही जना काम करेगा, सबका एक ग्रुप होता है ना। तो इनके भी ये भी एक ग्रुप ही कहलाएंगे। सब डिपार्टमेंट्स क्या है, एक एक ग्रुप है जिसमें सभी फंक्शंस को वो परफॉर्म किया जाता है। आपको किचन वाली मैंने बात बताई थी, किचन में नमक मिर्च मसाले सबके लिए डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, ग्रुप एक तरीके से ग्रुप होता है वो भी। ठीक है, मिर्च का ग्रुप अलग हो गया, मसाले वगैरह ये सब चीज़ें हैं आपकी अलग अलग रहती हैं, तो वो आपके डिपार्टमेंट्स हो गए। तो ये था हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो अब जरा थोड़ा सा फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में और अच्छे से पढ़ लें कि इसके लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, क्योंकि हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे और कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं, है ना। तो अब हम जरा एक बार इसके एडवांटेज की बात कर लें। तो देखो, फर्स्ट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इसके जो हमारी स्पेशलाइजेशन है, इसका बेनिफिट कैसे होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो इसलिए होता है क्योंकि सब डिपार्टमेंट्स जो है अलग अलग डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो सबका जो फोकस होता है वो सब अपने अपने काम पे रखते हैं और उस काम को करते रहते हैं। तो क्या होता है, उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को इनके स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होता है। और सबका जो मोटिव होता है वो क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है ना। तो इसलिए क्या है, सब इसके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं उस काम के, सब फोकस करते हैं किस पर, अपने अपने काम पर, और उसी काम के वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब कोऑर्डिनेशन बनी रहती है, सबका जो मोटिव होता है वो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होता है अपने अपने। तो इसलिए क्या है, तो इसमें जो है कोऑर्डिनेशन मिल जाती है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में मिलकर काम करते हैं। ये नहीं है कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपस में मर गिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब आपस में मिलकर काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करें। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। मैनेजियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज। वो कैसे इंक्रीज होती है मैनेजियल एफिशिएंसी, मतलब कि जिस पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड वो बार बार काम करते हैं।
है ना। तो इससे क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है उस पोस्ट से रिलेटेड। वो उस काम के अच्छा से मतलब वो उस काम को अच्छे से स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, जैसे मैंने भी आपको फर्स्ट में बताया था, है ना। बार बार करने से उनको जो है वो काम अच्छे से समझ आ जाता है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने की एक हैबिट हो गई, मेरी एफिशिएंसी जो आपको पढ़ाने में वो बहुत अच्छी हो गई है ना। तो ये था हमारा थर्ड एडवांटेज। फोर्थ की बात करें तो मिनिमम डुप्लीकेशन, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिवाइड करेगा या सब अपने अपने काम पर फोकस रखते हैं, तो क्या होता है इसमें डुप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम सोचे कि हाँ कोई काम छूट गया है दोबारा करना पड़ जाए, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ के जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड काम करेंगे, उन पर किसी और काम का जोर नहीं रहता, तो इसलिए क्या है डुप्लीकेशन नहीं होती। तो ये थी हमारी कुछ एडवांटेज। अब जरा मैंने बताया कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो जरा डिसएडवांटेज की बात कर। तो ये रहा डिसएडवांटेज। पहली है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या है इसका कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे मेन, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या करते हैं, इनको फुलफिल करने के बारे में नहीं सोचते, वो इसको इग्नोर कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं तो सब डिपार्टमेंट्स क्या सोचते हैं, सिर्फ अपने ही ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं भाड़ में जाए ऑर्गेनाइजेशन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उन्हें ये नहीं पता भाई डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव को पूरा करके करोगे क्या, मेन ऑब्जेक्टिव पे ही ध्यान नहीं है जब उनका। तो इसकी जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया जाता है, डिपार्टमेंट जो डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो उसका यही फ़र्क होता है कि वो सब जो है अपने अपने डिपार्टमेंट्स पर ध्यान देते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड की बात करें, डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। वही सेम बात कि डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं तो क्या होता है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाने की सोचते हैं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, और बाकी क्या सोचते हैं, बाकी भाड़ में जाए, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बनाएंगे। अरे भाई पूरा ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, पर ये क्या करते हैं, सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ही कोऑर्डिनेशन बनाने की सोचते हैं। तो डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, जो हमारी इंटर कोऑर्डिनेशन वो है, इंटर डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन है, उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट, हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। मतलब क्या है इसका कि जो इसमें डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें सब लोग जो है जिस डिपार्टमेंट में जिसको रखा जाता है वो सिर्फ उसी के बारे में जो है नॉलेज जो है वो ले सकता है। पर लेकिन उसे जो है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो सिर्फ उसे फाइनेंस का ही काम आएगा। अगर वो सोचे कि मैं हाँ परचेज का काम कर लूँ तो वो नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा, उसका कारण यह है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती किसी भी चीज़ की। सिर्फ वो जिस चीज़ में काम कर रहे हैं सिर्फ उसी के स्पेशलिस्ट बन पाते हैं। वो अगर कुछ और सोचें तो वो नहीं कर पाते। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई मेंबर सोचता है कि मैं परचेसिंग का काम कर लूँ तो ये इम्पॉसिबल होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये थी इसकी कुछ 3 डिसएडवांटेज। ओके गाइस, तो अब ज़रा आगे देख ले और नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट आ गया है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर वाली कहानी शुरू होती है। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू द नेचर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड लाइक मेटल, प्लास्टिक, ऑटोमेटिक, कॉस्मेटिक था, सॉरी गलत लिखा गया है यहाँ, कॉस्मेटिक था ये, है ना, इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये तो था चलो डिपार्टमेंट्स बांटे थे, अब क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये तो है नहीं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल कर रही है, मान लो कि सिर्फ कपड़ों का वो कर रही है, एक कपड़े की ऑर्गेनाइजेशन है तो कपड़ों कर रही है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि उसमें और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेना। जैसे कि वो कोई चॉकलेट है, कोई स्नैक्स की कंपनी है, तो उसमें जैसे बच्चों का खाने की चीज़ें रखी जाती है, चॉकलेट हो गई, है ना, चॉकलेट, कैंडी, और भी बहुत सारे केक्स वगैरह होते हैं बच्चों के छोटे छोटे, तो वो सब चीज़ें क्या हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए,
है ना। जैसे हमारा हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, चॉकलेट, चॉकलेट प्रोडक्ट अलग हो गया, बिस्किट का प्रोडक्ट अलग हो गया, केक का प्रोडक्ट अलग हो गया। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन उनको जो है बांट देती है, फिर उनमें क्या करती है, उन प्रोडक्ट्स के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाती है। जैसे चॉकलेट का वो हो गया, एक हमने चॉकलेट बनाई, तो चॉकलेट का क्या होगा, चॉकलेट के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, है ना। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसमें भी वही सब होगा। तो यही वाला काम जो है डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है, कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सेम नेचर के प्रोडक्ट्स, उनकी भी ग्रुपिंग कर देना। अब प्रोडक्ट्स को अलग अलग ले लेना, है ना। सब प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, अब इसमें बांट दिया जाता है, और उनके नीचे बिल्कुल यही वाली कहानी शुरू हो जाती है। ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये प्रोडक्ट हो गए, है ना। अब प्रोडक्ट में क्या होगा, 5 तरह के हमारे, फिर से 5 या 6 तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो इस प्रोडक्ट के नीचे भी डिपार्टमेंट्स होंगे, फिर उनके नीचे मैनेजर होगा, उनके वर्कर्स होंगे, सुपीरियर्स होंगे, सबऑर्डिनेट, जो भी चीज़ें हैं, सब टोटल हमारी ये होल जो है पूरा, ये है हमारा इस डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाएगा इस तरह का। ओके गाइज, तो चलिए अब इसकी भी कुछ लाभ जरा हानि की बात कर लें, है ना। तो चलिए जरा अब स्टार्ट करते हैं इसके लाभ और हानि की। एक मिनट गाइस, एक चीज़ मैंने नहीं आपको बताई, ज़रा ये देख लो, यहाँ पर मैंने ये डायग्राम देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसके बाद क्या है, ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर के 2 लोग हो गए, है ना। अब इसमें क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हुआ है, कॉस्मेटिक का अलग, गारमेंट्स का अलग, मेडिसिन का अलग, सोप्स का अलग। तो ये क्या प्रोडक्ट्स बना दिए हमने। अब इनके नीचे क्या डिपार्टमेंट्स हो गए, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसमें भी परचेज, प्रोडक्ट। तो ये कहानी जो है पूरी सेम चल रही है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था। तो इसे ही क्या है, यही पूरी चीज़ क्या कहलाती है, डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके गाइज, तो चलो जरा अब इसके एडवांटेज की बात कर लें। क्विक डिसीजन मेकिंग, फर्स्ट है हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी से लिया जाता है, ठीक है। अब वो कैसे लिया जाता है, क्विक डिसीजन कैसे लिया जाता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, जो भी प्रोडक्ट अलग अलग हैं, वो सब अपने डिसीजन लेने में जो है मतलब इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, डिसीजन जल्दी से लिया जाता है, किसी से मतलब बातें वगैरह नहीं की जाती कि हम अपने ऊपर वालों से करें। तो इसलिए क्या है, आसानी से जो है इसमें डिसीजन लिया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, उनके जो भी आंकड़े वगैरह हैं, जो भी रिजल्ट है, हम उनको जांच पड़ताल उनके बारे में कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं कि भाई मान लो, जैसे कि मतलब क्या क्या जांच कर सकते हैं, जैसे कि किसी में उनके प्रॉफिट के बारे में, है ना, उनके लॉस के बारे में, कि भाई उसमें कितना ही लाभ, कितनी हानि, कितना प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, कितना बच रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम अलग अलग हर प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना, सब प्रोडक्ट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए हम क्या है, उनके जो भी इंफॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड, उनको क्या है असेस्ड कर सकते हैं। डिविजनल रिजल्ट जो है हम उनको असेस्ड कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं उनकी। थर्ड है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बिस्किट का चल रहा है, चॉकलेट का चल रहा है, केक्स का चल रहा है, कैंडी का चल रहा है, हमने डिवाइड कर दिया। हम चाहें अपने बिजनेस की ग्रोथ भी कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो वो ग्रोथ कैसे होगी, है ना। तो हम वो कैसे होगी, हम और प्रोडक्ट रखकर, कि मैंने कहा कि भाई हम साथ में तो रखे हैं, तो और भी जो भी बच्चों की चीज़ें होती हैं, लॉलीपॉप्स होते हैं बच्चों के, वो भी रख लिया हमने यहाँ, ठीक है। या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों से रिलेटेड, मैं तो नहीं जानता खैर इतनी। तो जो भी बच्चों की चीज़ें वो सब हैं, हमने और भी प्रोडक्ट्स बढ़ा लिए, उनको और डिवाइड कर दिया। तो किससे क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगी। तो ये थी कुछ इसके एडवांटेज। अब जरा थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज, तो लो जी हाजिर हैं हमारे सामने डिसएडवांटेज, ठीक है। जरा अब इनकी एक एक करके बात कर लें। तो इसमें हमारा फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का क्या मतलब है
कि जो डिविजनल हेड्स होते हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स के अलग अलग हेड बनाए जाते हैं उनको संभालने के लिए, उनमें क्या होता है, एक तरीके से वो अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे मस्त हो, हमारा या डिपार्टमेंट जो चल रहा है इस प्रोडक्ट्स का, वो सबसे मस्त हो बाकी डिविजनल से, है ना। तो वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा, और मतलब कि अपने जो और बड़े होते हैं उनसे ऊपर, मैनेजर्स वगैरह उनसे जो और ऊपर होते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें और सोर्सेस की ज़रूरत है। वो और सोर्सेस उनसे मांगते हैं, ठीक है, संसाधनों की मांग करते हैं कि हमें और संसाधन चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इस तरह का भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो इससे ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है हमारी डिविजनल स्ट्रक्चर की। सेकंड है डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस। काम की इसमें डुप्लीकेशन होना मतलब होती है। अब वो कैसे होती है, क्योंकि सभी जो वो है ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं, सब में डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो क्या इसमें डुप्लिसिटी जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। तो थर्ड है सेल्फिश एटीट्यूड। सेल्फिश एटीट्यूड का क्या मतलब है, सब जो है अपने अपने बारे में सोचते हैं। हर प्रोडक्ट वाला जो है वो अपने बारे में सोचता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा रहे, मैं जो हूँ अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छा रहूँ। तो वो क्या करते हैं, बाकी जो और रूल्स वगैरह होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन की, उन्हें भी तोड़ देते हैं या बाकी के बारे में कुछ नहीं सुनते, कुछ डिसीजन वगैरह लेते, सिर्फ सोचते कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। तो इससे क्या होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, होल ऑर्गेनाइजेशन पर इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे डर रहता है ऑर्गेनाइजेशन खराब होने का। पूरी संस्था जो है एक तरीके से बिगड़ सी जाती है सिर्फ एक के चक्कर में। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, ये तो सुनिए कहावत। तो उसी तरीके से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी बात है। तो ये थी हमारी डिसएडवांटेजेस कुछ हमारी डिविजनल स्ट्रक्चर की। सो गाइस, जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज हमने पढ़ा, इसका आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ये हमारा पार्ट सेकंड था। अब हम बाकी जो इसकी ऑल इन्फॉर्मेशंस है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपके लिए इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स बनाता हूँ ताकि आप इतनी लंबी वीडियोस देखते देखते बोर ना हो। छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझोगे तो आपके जो माइंड में है वो जल्दी से वो आएगी। अगर मैं बहुत लंबी लंबी आधे आधे 1 घंटे की वीडियोस बनाऊंगा तो आप जो है वीडियो देखते देखते बोर भी हो सकते हो और आपका ज़्यादा मन भी नहीं लगेगा, ठीक है, और कुछ समझ भी नहीं आएगा, इतने सारे टॉपिक क्लियर भी नहीं होंगे आपको। तो इससे अच्छा क्या है कि हम 15-15 मिनट पढ़ लें, है ना, अच्छे से एक टॉपिक को क्लियर कर लें, चाहे 15-15 मिनट लगे, 20-20 मिनट लगे, पर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ओके गाइस, तो हमारा आज का ये पार्ट खत्म होता है। अब जो हमारी और चीज़ें बची हैं उनको हम लास्ट 2 पार्ट में इस चैप्टर को और कंप्लीट कर लेंगे। मतलब टोटल 4 पार्ट इसके हम बनाने वाले हैं। टोटल 4 पार्ट में पूरा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है। सो गाइस, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। सो अब हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट करो अपनी प्रॉब्लम्स, मैं उनको यहाँ सॉल्व ज़रूर करूँगा। अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आपको उसका हैंड टू हैंड सॉल्यूशन मिलेगा। ओके गाइस, तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं मुझे प्लीज़ कमेंट में बताते रहिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता कोई टॉपिक, मैं उससे दोबारा से आपको क्लियर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो बन गई ख़त्म, समझ लो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे बताते रहो। आपके सारे टॉपिक्स जो हैं मैं क्लियर करता रहूँगा। ओके, थैंक यू गाइस।